शाम की ठंडी हवा उस दिन कुछ अलग ही कहानियां सुना रही थी। आंगन में लगे नीम के पेड़ की छाया तिरछी होकर बरामदे तक आ रही थी। बरामदे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे रघुनाथ प्रसाद, उम्र 70 के करीब, सफेद बालों वाला एक शांत चेहरा, जिसे अब भी जिंदगी ने सिखाना बंद नहीं किया था। आंखों में वह चमक थी जो अनुभव और पीड़ा से आती है। रघुनाथ के पास अब बहुत कुछ नहीं था, एक बड़ा पुराना घर, थोड़ी जमीन और कुछ बैंक में जमा पैसे। लेकिन जो सबसे अहम था, वह था एक बेटा अमित और अमित की पत्नी सीमा। पत्नी कमला उन्हें 15 साल पहले छोड़ गई थी। तब अमित कॉलेज में था। उस दिन से रघुनाथ ने अकेले ही बेटे को पालने और पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई थी। अमित पढ़ लिख कर शहर की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। शादी भी हो गई। सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और तेज जुबान वाली लड़की थी। पहले कुछ साल सब कुछ अच्छा चला। घर में हंसी थी, प्यार था, और रघुनाथ के दिल में यह सुकून कि उनका बेटा और बहू दोनों उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन फिर वक्त बदलने लगा। रघुनाथ अब बूढ़े हो चुके थे। शरीर साथ छोड़ रहा था। घुटनों में दर्द, आंखों में धुंधलापन और दिल में वह खालीपन जो तब होता है जब आप घर में तो हों, लेकिन अपने नहीं लगते। पहले सीमा रोज उनके पास बैठती थी, बातें करती थी। अब वो केवल जरूरत भर बोलती। पहले अमित रोज ऑफिस से लौटकर उनके पास बैठता था, अब सीधे कमरे में जाकर मोबाइल में गुम हो जाता। रघुनाथ ने कई बार सोचा कि शायद वह जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन एक दिन सीमा की बातों ने सारे भ्रम तोड़ दिए। वो दिन अब भी रघुनाथ को याद है। सीमा रसोई में किसी से फोन पर बात कर रही थी। शायद अपनी माँ से। हाँ माँ, पापा जी अब बूढ़े हो गए हैं। ज्यादा दिन टिकेंगे भी नहीं। अमित के नाम करवा दे सब कुछ, फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं होगी। हाँ माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा करके दवा दे रही हूँ, ताकि इन्हें ज्यादा शक न हो। रघुनाथ के कान सुन्न हो गए। दिल धड़कना भूल गया। वो धीरे धीरे पीछे हटे और कमरे में जाकर बैठ गए। क्या यह वही सीमा है जो कभी उनके लिए दवा लेकर आती थी? वही जिसने शादी के बाद उनके पाँव छूकर आशीर्वाद लिया था। अब रघुनाथ हर चीज पर नजर रखने लगे। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना, लेकिन कुछ और बातें भी बदल रही थी। अब सीमा ही उनके लिए दूध, चाय और खाना लाती, और हर बार खाने के बाद उन्हें अजीब नींद आने लगती। कभी सिर भारी रहता, कभी पेट में जलन होती। डॉक्टर को दिखाया तो सब कुछ नॉर्मल बताया गया, पर रघुनाथ जानते थे कुछ तो है। एक दिन उन्होंने दूध नहीं पिया, गिलास ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अगली सुबह सीमा ने पूछा भी नहीं कि दूध पिया या नहीं, बस गिलास उठाया और धो दिया। अगर उसमें दवा नहीं होती तो वह जरूर पूछती। वो अब अपने ही घर में एक कैदी की तरह जीने लगे थे। हर रात सोचते क्या कल सुबह उठ पाऊंगा। उस शाम हल्की ठंड थी। रघुनाथ अपनी कुर्सी पर बैठे पुराने दिनों को याद कर रहे थे, कमला के साथ बीते साल, अमित का बचपन, स्कूल की फीस के लिए रात दिन मेहनत करना, सब कुछ। और आज वही बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सोच ही रहे थे कि सीमा अंदर से आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ और। बाबूजी, आज आपके लिए हल्दी वाला दूध बनाया है। सर्दी में सेहत के लिए अच्छा रहेगा। रघुनाथ ने गिलास लिया और मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद बहू। वो दूध वहीं टेबल पर रखकर चली गई। जैसे ही वह कमरे में गई, रघुनाथ उठे और धीरे धीरे रसोई में गए। वहां उन्होंने देखा, सीमा के लिए रखा गया एक और दूध का गिलास भी रखा है।
उन्होंने बिना देर किए दोनों गिलासों को आपस में बदल दिया। अब सीमा का दूध टेबल पर था और उनका दूध रसोई में। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अगर उनका शक गलत निकला तो क्या होगा? और अगर सही निकला तो? थोड़ी देर बाद सीमा फिर आई। उसने देखा दूध आधा पिया हुआ है। आपने पी लिया? अच्छा है। और फिर अपना दूध उठाकर रसोई में चली गई। करीब आधे घंटे बाद रसोई से चीख सुनाई दी। रघुनाथ भागकर अंदर गए। सीमा जमीन पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर कांप रहा था। अमित, अमित, रघुनाथ चीखे। लेकिन अमित अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया, दूध में नींद की दवा और हल्का जहर मिला था। मात्रा ज्यादा नहीं है, इसलिए जान बच सकती है। रघुनाथ चुप थे। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। पर साथ ही एक सच्चाई सामने आ गई थी। वही बहू जो उन्हें पिताजी कहती थी, वही उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। पुलिस भी बुला ली गई थी। अस्पताल वालों ने मामला संदिग्ध पाया था। दूध के नमूने जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट आई तो साफ लिखा था, दूध में ट्रैंक्विलाइजर और जहर के अंश मिले हैं। अब सीमा के पास कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पहले तो वह झूठ बोलती रही, पर जब फोन रिकॉर्ड और सबूत सामने आए तो वो टूट गई। मैं कुछ बुरा नहीं चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि बाबूजी जल्दी थक जाए, साइन कर दे सब कागजों पर। और जहर किस लिए? पुलिस ने पूछा। सीमा रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए, बस कुछ समय के लिए बीमार रहें। मुझे लगा थोड़ा सा दूंगी तो कुछ नहीं होगा। रघुनाथ वहीं बैठे सुनते रहे। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी किसी ने पैरों तले कुचल दी हो। अमित जब अस्पताल पहुंचा और सब कुछ सुना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, मैं नहीं जानता था कि सीमा ऐसा कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पापा के पैरों में गिर गया। पापा, मैंने हमेशा सोचा आप ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आज समझ आया कि मैं कितना गलत था। माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए। रघुनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती तेरी नहीं, मेरी भी है। मैंने तुझे सिखाया ही नहीं कि लालच कितनी बड़ी बीमारी होती है। उस दिन के बाद अमित बदल गया। वह अब ऑफिस से लौटकर सीधा पापा के पास आता, उनके साथ बैठता, बातें करता। सीमा अस्पताल से ठीक होकर लौटी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या की कोशिश का मामला चला। सीमा की गिरफ्तारी के बाद घर में जैसे तूफान आ गया। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे, रिश्तेदार फोन करने लगे। हर कोई हैरान था कि जो बहू इतने सालों से बाबूजी कहती थी, वही उनके दूध में जहर घोल रही थी। पुलिस ने केस दर्ज किया, हत्या के प्रयास। मामला अदालत तक गया। रघुनाथ को भी गवाही के लिए बुलाया गया। उनके लिए यह सबसे कठिन दिन था। अदालत की चौखट पर खड़े होकर उन्हें अपने ही घर की कहानी सुनानी थी। जज के सामने सीमा खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखों में शर्म। उसके बगल में अमित खड़ा था, बिखरा हुआ सा। श्री रघुनाथ प्रसाद, जज ने कहा, आप बताइए उस रात क्या हुआ था। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और सब कुछ विस्तार से बताया। दूध में शक, गिलास बदलना, सीमा का गिरना और फिर अस्पताल में मिली सच्चाई। हर शब्द के साथ अदालत में सन्नाटा गहराता गया। सीमा के वकील ने कहा, महोदय, मेरी मुवक्किल का इरादा हत्या का नहीं था।
उसने बस थोड़ी मात्रा में नींद की दवा मिलाई थी। उसने सोचा कि इससे ससुर जी बस कुछ समय तक थकान महसूस करेंगे। जज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर पीड़ित मर जाते तो यह हत्या होती। इरादा चाहे जैसा भी हो, यह अपराध है। मुकदमा कई हफ्तों तक चला। सबूत साफ थे, दूध में जहर, सीमा के फोन रिकॉर्ड और उसका खुद का इकबालिया बयान। अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया। सीमा को भारतीय दंड संहिता की धारा 328 और 307 के तहत दोषी पाया जाता है। उसे 7 साल के सश्रम कारावास की सजा दी जाती है। गैवेल की आवाज जैसे अमित के दिल को चीर गई। वह वहीं गिर पड़ा और रोने लगा। पापा, मैं सब खो चुका हूं। पत्नी, इश्क, भरोसा, सब कुछ। रघुनाथ की आंखों में भी आंसू थे, पर यह आंसू दुख के नहीं, सीख के थे। सीमा के जेल जाने के बाद घर में अजीब सी चुप्पी छा गई। रसोई से अब कोई आवाज नहीं आती थी, न सुबह की चाय की खुशबू। अमित ने सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वो टूट गया था। रात को वह अक्सर पापा के कमरे में आता और घंटों बैठा रहता। पापा, मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन आपने गिलास नहीं बदला होता तो शायद आप आज। चुप कर दे अमित, रघुनाथ बीच में ही बोल पड़े। अगर मगर से जिंदगी नहीं चलती। तूने गलती नहीं की, पर अब सीख ले, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर, चाहे वो अपना ही क्यों न हो। अमित की आंखों में आंसू थे। उसने पापा के पैर पकड़ लिए। मैं आपको फिर से खुश देखना चाहता हूं पापा। मैं चाहता हूं कि आपके बाकी दिन चैन से बीतें। कृपया मुझे मौका दीजिए। रघुनाथ ने उसका सिर थपथपाया। बेटा, तेरा पछतावा ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। अमित अब सुबह जल्दी उठता, पापा के लिए चाय बनाता, दवा देता। हर शाम वे दोनों बरामदे में बैठकर बातें करते, कभी पुराने दिनों की, कभी भविष्य की। रघुनाथ का मन अब पहले से हल्का लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि धोखा इंसान को तोड़ता है, पर वही धोखा रिश्तों को फिर से जोड़ भी सकता है, अगर उसमें पछतावा सच्चा हो। एक दिन अमित ने पापा के हाथ में एक कागज दिया। ये क्या है? पापा, ये घर और जमीन के कागज हैं। मैं चाहता हूं आप इन्हें किसी वृद्धाश्रम या ट्रस्ट को दान कर दें, ताकि कोई और बुजुर्ग वो ना झेले जो आपने झेला। रघुनाथ ने आश्चर्य से बेटे को देखा। तू अब पहले वाला अमित नहीं रहा। हाँ पापा, अमित मुस्कुराया। वो अमित मर गया उस दिन जब मेरी पत्नी ने आपको जहर देने की कोशिश की थी। अब मैं वही अमित बनना चाहता हूँ, जो आपकी गोद में खेलता था और आपकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाता था। रघुनाथ ने बेटे को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, एक के पछतावे के और एक के क्षमा के। करीब 2 साल बीत गए। एक दिन डाकिये ने एक लिफाफा लाकर दिया। उस पर जेल का पता लिखा था। वह चिट्ठी सीमा की थी। बाबूजी, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं। हर रात जेल की कोठरी में मैं उस दूध का गिलास देखती हूं और सोचती हूं कि अगर आप मर जाते तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीती। मैं अब हर पल अपने किए की सजा भुगत रही हूं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सजा यह नहीं है कि मैं जेल में हूं, बल्कि यह है कि मैंने उस इंसान को चोट पहुंचाई जिसने मुझे बेटी की तरह अपनाया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। सीमा, रघुनाथ ने चिट्ठी पढ़कर आंखें बंद कर ली। कई मिनट तक कुछ नहीं बोले। फिर धीरे से बोले, माफी देना और सजा देना 2 अलग चीजें हैं। सजा उसे मिल चुकी है, अब माफी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने उसी दिन जेल जाकर सीमा से मिलने का फैसला किया। जब सीमा ने रघुनाथ को देखा तो टूट गई।
जमीन पर गिरकर रोने लगी। बाबूजी, मैं बहुत बुरी हूं, मैं आपकी दुश्मन बन गई। रघुनाथ ने झुककर उसे उठाया। नहीं सीमा, तू बुरी नहीं थी, लालच बुरा था और लालच ने तुझे अंधा कर दिया था। लेकिन इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले। सीमा और भी जोर से रो पड़ी। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब तू गिर पड़ी थी, क्योंकि उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि भगवान ने मुझे बचा लिया है किसी वजह से, ताकि मैं तुझे भी एक मौका दे सकूं। सीमा ने पांव छू लिए। उसके आंसुओं में सच्चा पछतावा था। सीमा अपनी सजा पूरी करके बाहर आई। अमित ने उसे वापस घर लाने का फैसला किया। लोग ताने मारते, रिश्तेदार कहते, कैसे माफ कर सकते हो उसे? पर रघुनाथ का जवाब हमेशा एक ही होता, अगर इंसान को दूसरा मौका न मिले तो जीवन का मतलब ही क्या है। अब घर फिर से बदल गया था। रसोई से फिर से आवाजें आने लगी। बरामदे में फिर से हंसी गूंजने लगी। सीमा अब पहले जैसी नहीं थी। उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया था। हर सुबह वह सबसे पहले रघुनाथ के पैर छूती और कहती, अब मैं हर दिन उस गिलास में जहर नहीं, प्यार मिलाऊंगी बाबूजी। रघुनाथ मुस्कुरा देते। उन्हें पता था कि जले हुए पेड़ पर भी नई पत्तियां आती हैं, बस वक्त चाहिए। बरामदे की उसी पुरानी कुर्सी पर बैठकर रघुनाथ अब हर शाम सोचते हैं, अगर उस दिन मैंने गिलास नहीं बदला होता तो शायद मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। पर मैंने गिलास बदला और जिंदगी भी बदल गई। गिलास में जहर था, पर जहर से भी बड़ा जहर था रिश्तों का धोखा। और उस जहर का इलाज सिर्फ एक चीज है, माफी। अब उनके घर में कोई डर नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, बस रिश्तों की नई शुरुआत थी। यह कहानी सिर्फ रघुनाथ की नहीं है, बल्कि उन तमाम बुजुर्गों की है जो अपने ही घर में पराये हो जाते हैं। यह सिखाती है कि सतर्कता जरूरी है, पर माफी और दूसरा मौका उससे भी ज्यादा जरूरी है। कभी कभी एक छोटा सा कदम जैसे गिलास बदलना न केवल आपकी जिंदगी बचा सकता है, बल्कि आपके आसपास की आत्माओं को भी बदल सकता है।